हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं बच्चे, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स के बारे में बात किया है। ठीक है, काफ़ी कुछ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों ने भी वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देखिए। हालांकि आज भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ही कंटिन्यू करेंगे, विद्युत के बारे में ही बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बाद जो लेफ्ट है। ठीक है बच्चों, तब तक अगर आप लोगों को समझ में आता है, चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ पहले तो फटाफट इसको शेयर कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है, ताकि सबको पता चले कि अनूप स्टडी जोन पे क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू है वो ऑलरेडी चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, विद्युत की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। ठीक है, विद्युत की बात कर रहे हैं। चलिए, अब तक हम लोगों ने बच्चों करंट के बारे में पढ़ा है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और एसी, डीसी, कंडक्टर, इंसुलेटर, इसके बारे में बेसिक्स से लेकर के जितने भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट है उसके बारे में सारी डिस्कशन ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, बाकी आज हम लोग जो बच्चों बात करेंगे वो वोल्टेज की बात करेंगे, ओम्स लॉ की बात करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ओम्स लॉ आप लोगों का। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल जो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बच्चे बात करेंगे वोल्टेज के बारे में, क्योंकि करंट, रेजिस्टेंस के बारे में बेहतरीन तरीके से डिस्कशन ऑलरेडी हमारा हो चुका है। ठीक है, तो हम बात करते हैं वोल्टेज की। ठीक है, वोल्टेज, तो जिन भी बच्चों को पता है कि वोल्टेज क्या होता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करते रहिए। ठीक है, चलिए, अगर बेटा मैं वोल्टेज की बात करूं, अगर वोल्टेज की बात करूं तो देखो, हमने करंट की जब बात करी थी बच्चे, तो हमने कहा था कि जो करंट होता है ना बेसिकली बच्चों, वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं, ठीक है, तो हमारे करंट पास होती है या करंट फ्लो कर रही होती है, हम ये बात कहते हैं। इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। ठीक है, देखो अब बेटा क्या होता है ना कि जब भी कोई चीज़ वर्क कर रही होती है, जैसे मान लो कि आपका इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, तो क्यों मूव कर रहा है? क्या इलेक्ट्रॉन पे कोई प्रेशर लग रहा है? क्या इलेक्ट्रॉन्स पे ऐसी क्या चीज़ उस पर परफॉर्म हो रही है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहा है, ठीक, जिसकी वजह से हमारे करंट जो है बच्चे वो पास हो रही है। ठीक, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, अगर मैं सिर्फ आप लोगों को वोल्टेज की डेफिनेशन को समझाऊं बच्चे कि वोल्टेज होता क्या है, सिर्फ अगर छोटी सी बात मैं करूं तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो वोल्टेज होता है बेटा, ये एक तरीके का जो है कि प्रेशर देता है, किस पे? इलेक्ट्रॉन्स पे। क्यों? ताकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करे, करंट पास हो। आई बात समझ में? तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग अगर सिर्फ वोल्टेज को डिफाइन करें, बहुत कॉमन सी लैंग्वेज में अगर मैं वोल्टेज को कहूँ कि वोल्टेज बेसिकली है क्या, इसके डेफिनेशन की बात करूँगी बच्चे, तो मैं ये कहूँगी कि बेसिकली जो वोल्टेज होता है, ठीक है, क्या करता है वोल्टेज, क्या करता है बेटा, ये समझो आप लोग कि जो वोल्टेज है क्या करता है, अप्लाई प्रेशर on electrons to move। आई बात समझ में बेटा? मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे एक तरीके का दाब लगाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर दाब, उनको किनको भाई? तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को दाब, एक मिनट इसको हिंदी में भाई सब लोग अपने हिसाब से लिखो, इलेक्ट्रॉन्स पे दाब का लगना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, ठीक है, जाने के लिए। आई बात समझ में बेटा? मतलब मैं ये कह सकती हूँ ना बच्चे कि आप एक बात समझो कि मान लो ये पॉइंट है,
ए, ठीक, ये पॉइंट है बी, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्या कहा कि जब करंट कब पास होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। देखो बच्चों, मैं किसी भी पॉइंट को एक एक डेफिनेशन को कई बार रिपीट करती हूँ, सिर्फ इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग जब लेक्चर को सुन रहे हैं तो दोबारा आप लोगों को रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़े, ठीक है। एक बार आप मेरा लेक्चर देख लो, एक बार आप वीडियो को देख लो, आपको सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए। इसीलिए मैं चीज़ों को बार बार रिपीट करके आप लोगों से बात करती हूँ। इसलिए अगर आप लोगों को लगता है कि मैम एक ही चीज़ को बार बार क्यों रिपीट करती हैं, तो सिर्फ इसलिए ताकि चीज़ें आपके दिमाग में जो है बच्चे वो बैठती जाए। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे ना, यकीन मानिए अगर आपने मेरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुना है तो आप जब लेक्चर रूम में बैठेंगे, जब अपना एग्ज़ाम देने बैठेंगे बच्चे, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपके दिमाग में जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो अगर क्वेश्चन उससे आ रहा है तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ऑलरेडी घूमने लग जाएंगे। इसलिए लेक्चर को लिखने से ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग ध्यान से समझिए, सुनिए, ठीक है, और इसके बाद जो है कि लिखना स्टार्ट कीजिए। तो समझना किसी भी कंसेप्ट का ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे थे वोल्टेज के, कि क्या होता है बेटा, एक तरीके का हम लोग किस पे प्रेशर लगाते हैं, किस पे इलेक्ट्रॉन्स पे प्रेशर लगाते हैं ताकि वो क्या करे, मूव। और अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव होता है बेटा तो हमने क्या कहा कि करंट पास होती है, दैट्स इट। यही तो है एक तरीके का वोल्टेज। सिर्फ वोल्टेज की इतनी सी डेफिनेशन है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक अगर जाना है बेटा, किसी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना है पॉइंट ए से, सपोज करिए पॉइंट ए है, यहाँ से इस पॉइंट बी पे अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना है बेटा, तो क्या करेगा, एक तरीके का जो दाब लगता है, एक तरीके का जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, वो किसका काम होता है, तो वो काम होता है वोल्टेज का, ठीक है। तो वोल्टेज क्या करता है बच्चे, वोल्टेज, अब आप लोगों को समझ में आएगा, एक तरीके का इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए प्रेशर देता है। ये तो ठीक है, ये तो एक कॉमन डेफिनेशन हो गई, ये कंसेप्ट है। अब अगर मैं बेटा बात करूं कि इसके बारे में बात करते हैं हम लोग विभवांतर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं बच्चे, तो क्या आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ जानते हैं? ये भी टर्म आपका रिलेटेड है वोल्टेज से ही और बहुत ही इंपॉर्टेंट। वोल्टेज की डेफिनेशन समझने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप विभवांतर या फिर कह लो कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को समझिए कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बेटे क्या होता है, ठीक है। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी वाले लिखो भाई विभवांतर, ठीक है, क्या हो जाएगा, विभवांतर। चलिए भाई, अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो आप एक बात बताओ, देखो मैं जब भी आप लोगों को समझाती हूँ टर्म से टर्म एक एक पॉइंट को लेकर के समझाती हूँ ताकि दोबारा आप लोगों को रिपीट करके ये टॉपिक तो दोबारा नहीं पढ़ना पड़े जो मैंने आप लोगों को एक बार पढ़ा दिया। अब देखो बेटा, जो पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल का अच्छा मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना भाई उसकी इतनी ही पोटेंशियल है, मतलब उसकी जो क्षमता है ना बेटा वो उतना ही है, ठीक। तो पोटेंशियल का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हम कहेंगे कि उसकी क्षमता होती है ना। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस कब निकलता है, आप बात समझो, ताकि आप लोग खुद इस चीज़ का डेफिनेशन आप खुद बना लो। आपको रटना या किसी चीज़ को एक बार आप समझ लो, देखो अगर आपने समझ लिया तो रटने की ज़रूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। इसलिए पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। डिफरेंस कब निकलता है, जब दो पॉइंट दिया रहता है ना, जब हमें दो पॉइंट के बीच की डिफरेंस मतलब अंतर पता करना होता है तो क्या होता है, मतलब किसी दो पॉइंट के बीच का ही तो अंतर पता चलेगा। जैसे अगर मैं ये आपसे कह दूं, जैसे ये सपोज करो पॉइंट ए है, ठीक, ये है हमारा पॉइंट बेटा बी, ठीक, दो पॉइंट्स है, ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहाँ से यहाँ तक कोई चार्ज फ्लो करेगा, कोई आवेश फ्लो करेगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक चार्ज या आवेश का मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ, ठीक। अब बेटा देखो, जहाँ पे भी चार्ज आवेश की बात हो रही होगी वहाँ पे सब जगह हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ये कंसेप्ट आप क्लियर रखो। चलो भाई, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक बेटा जो चार्ज या आवेश या जो इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव किया है उसको मूव करने में कितना काम किया है, मतलब एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक, मतलब यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जाने में, चार्ज को, आवेश को जाने में कितना काम किया है,
कितना टाइम लगा है नहीं, कितना काम किया। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो आवेश है, जो चार्ज है हमारा, जो है बेटा, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितना काम हुआ है उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान देना शब्द पे, कार्य हुआ है, क्योंकि एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ज़्यादातर लोगों को दिमाग में ये आएगा कि जितना समय लगा है। समय यहाँ नहीं है बेटा, यहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम लोग विभवांतर की बात कर रहे हैं, तो विभवांतर को अगर डिफाइन करना होता है तो हम क्या कहते हैं कि एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक जाने में, सब लोग इसको बच्चे जो है अपनी कॉपी में नोट कर लो कि एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट में जो चार्ज जाता है ना, मतलब जो आवेश हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, उसमें जितना काम हुआ है ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक, वही हमारा क्या कहलाता है, तो वही हमारा बेटा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर कह लो कि विभवांतर कहलाता है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो अपने हिसाब से डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। बाकी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, लिख लो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आवेश या चार्ज, ठीक है, आवेश या चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य। आई बात समझ में बेटा? इज दैट क्लियर? सबको क्लियर हो गया? ठीक है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना हमारा चार्ज होता है उसको ले जाने में जितना कार्य हुआ होता है, वही है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और विभवांतर। आई बात समझ में बच्चे? देखो, इसकी बड़ी लंबी चौड़ी सी डेफिनेशंस अलग बुक में अलग जगह दी हैं, अलग अलग टीचर्स अपने डेफिनेशन अपने टर्म्स में भी बताएंगे, लेकिन बच्चे हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो हमें सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमें डेफिनेशन तो रटनी नहीं है कि बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिख के आ गए और हमें एकेडमिक एग्जाम में नंबर मिल गए, है ना। हमें इसका डेफिनेशन समझना है, पॉइंट समझना है, ठीक है। तो आप इतना समझो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना बच्चे, वो सिर्फ आपका इतना होता है कि एक पॉइंट से ले जाने में दूसरे पॉइंट तक जितना चार्ज जाता है उसको ले जाने में जितना कार्य हुआ है। समय नहीं कीजिएगा, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को टाइम दिमाग में रहता है, लेकिन यहाँ टाइम की बात नहीं है, कार्य होता है, ठीक है। वर्क की बात करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, वर्क की बात करते हैं, कार्य जो हुआ होता है, ठीक है, कार्य, ठीक है। आगे बात समझ में बेटा? चलो भाई, ये तो बात हो गई हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की। और हम लोग जो कॉमनली ना बेटा, ठीक है, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है ना, इसी को नॉर्मली हम लोग क्या कह देते हैं, तो इसको हम लोग कह देते हैं वोल्टेज, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको रफ नहीं किया है। बेसिकली कॉमन लैंग्वेज में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इसी को हम कह देते हैं क्या, तो इसी को कह देते हैं हम वोल्टेज। आई बात समझ में? तो एक आप वोल्टेज को अगर बड़े कॉमन से डिफरेंस में आप एक तरीके का यही समझो, ठीक है, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए किसको, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन्स को, जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ है या फिर कह लो जो कार्य हुआ है, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। इसीलिए इसको कॉमनली हम लोग वोल्टेज कह देते हैं। तो ये तो हो गई बेटा आप लोगों के विभवांतर या फिर कह लो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। अब बात आती है बच्चे कि हम लोगों ने जैसे करंट का पढ़ रहे थे तो हमने उसकी एसआई यूनिट पढ़ी, उसको नापने वाले यंत्र इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा। तो आप लोग भी बताइए मुझे कि जो वोल्टेज होता है बेटा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसका सिंबल क्या होता है और इसको किस तरीके से नापा जाता है। फटाफट जिन लोगों को भी पता है इसके बारे में मुझे बताएं, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें बेटा, तो इसकी एसआई यूनिट और बाकी बच्चों, अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, मेरे पढ़ाने से आप लोगों को थोड़ा भी ये समझ में आ रहा है, कोई कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ तुरंत इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं बेटा हम वोल्ट की, वोल्टेज की। तो पहले तो एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट बताइए, इसका सिंबल मतलब हम बात करेंगे चिन्ह। चिन्ह क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से या फिर किस यंत्र से इसको नापा जाता है। चलो भाई, ये तीन चीज़ें हम लोग बात करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम में बच्चे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बड़ा कॉमन है और बहुत आसानी से पूछ भी लिया जाता है।
फिर इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने कल की क्लास मेरी पढ़ी है, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस जिन बच्चों ने देखी है, वो लोग मुझे फटाफट बताइए कि जब हमने करंट की बात करी थी तो करंट को जो बेटा है उसकी यूनिट क्या थी। फटाफट आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तब तक यहाँ पे हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। बेटा देखो, अगर मैं वोल्टेज की बात करती हूँ कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो ये हो जाता है वोल्ट, ठीक। सिंबल V, ठीक है। और इसके बाद इंस्ट्रूमेंट बेटा जो यूज़ होता है वो होता है हमारा वोल्ट मीटर। आई बात समझ में। जैसे जब करंट को हम नापते थे तब हम बात करते थे एमीटर की, ठीक। करंट की जो यूनिट होती थी वो होती थी एम्पियर, ठीक। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज की जब बात कर रहे हैं तो वोल्टेज की एसआई यूनिट हो जाती है वोल्ट, उसको डिनोट करते हैं सिंबल V से, ठीक। और इंस्ट्रूमेंट या यंत्र जो इस्तेमाल होता है बेटा वो होता है हमारा वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर, ठीक है। क्या होता है? वोल्ट मीटर, ठीक है बेटा। ये यंत्र, ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है किस चीज़ के लिए? वोल्टेज को नापने के लिए। आई बात समझ में। ये वाली बात हो गई बच्चे कि इंस्ट्रूमेंट क्या है? वोल्ट मीटर। अब कुछ जिस तरीके से जब हम लोग एमीटर के बारे में पढ़े थे तो एमीटर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा कि जो एमीटर होते हैं ज़्यादातर वो किस में लगे होते हैं? सीरीज़ में, श्रेणी में लगे होते हैं। और उसकी जो रजिस्टेंस मतलब जो प्रतिरोध की क्षमता होती है वो भी निम्न होती है। तो उसी तरीके से आप लोग मुझे बताइए कि जो वोल्ट मीटर होता है इसकी अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ कि वोल्ट मीटर जो है बेटा, वोल्ट मीटर इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूं बेटा तो फटाफट मुझे बताइए कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है। अगर मैं वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कशन कर रही हूं तो चलिए मुझे बताइए कि जो वोल्ट मीटर होता है, जो वोल्टेज होता है बेटा, बेसिकली ये कैसे लगा होता है ना। जैसे हमने कहा था कि एमीटर श्रेणी में लगा होता है, सीरीज में लगा होता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है या कह लो जो ये वोल्ट मीटर है जिससे आप लोगों का वोल्टेज नापा जाता है, ये पैरेलल में होता है, समानांतर होता है, ठीक है। तो क्या होता है भाई? ये कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। मतलब समानांतर में जुड़े होते हैं या लगे होते हैं, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं हाई रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा? हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस का मतलब उच्च प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में बेटा काफ़ी डिटेल डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में कल ही हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस होता है इसके बारे में काफ़ी अच्छे डिस्कशन करिए। तो फटाफट आप लोग मुझे बताइए कि जो रेजिस्टेंस होता है इसकी यूनिट क्या होती है। जो रेजिस्टेंस होता है इसकी यूनिट क्या होती है और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करता है। ये दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताइए। चलिए फिलहाल यहाँ हम लोगों ने बात करी वोल्टेज की यूनिट, उसका चिन्ह, उसके यंत्र की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा कि जो वोल्ट मीटर होता है वो किस में कनेक्टेड होता है आपका? तो पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। मतलब कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम होता है बेटा कि मान लो यहाँ पे ये इस तरीके का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे एमीटर लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी बैटरी कनेक्टेड होती है। एक चीज़ ध्यान रखना कि बैटरी वोल्ट मीटर को ही शो करता है, ठीक है। ये माइनस होता है, ये प्लस, जो बड़ा वाला होता है ये हमेशा आपका प्लस होता है। यहाँ से इस तरीके से कनेक्टेड होता है। अगर मैं वोल्ट की बात करूँगी बेटा तो ये इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड होता है। मतलब कैसे कनेक्टेड होता है? पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो ये जो आपका वोल्ट मीटर होता है कहाँ कनेक्टेड होता है? पैरेलल में कनेक्टेड होता है। लेकिन अगर यहीं सीरीज़ की बात करती, मतलब एमीटर की बात करते, तो एमीटर में ये क्या होता है? सीरीज में कनेक्टेड होता, ठीक है। आगे बात समझ में बेटा। लेकिन आपका जो है कि ये वोल्ट मीटर इस तरीके से पैरेलल में, जिन लोगों को पैरेलल और सीरीज के कंसेप्ट में थोड़ा भी डाउट है तो कल के वीडियो में आप लोग देखिए कि मैंने रेजिस्टेंस में किस तरीके से आप लोगों को पैरेलल, श्रेणी, सीरीज में और पैरेलल में दोनों में किस तरीके का कनेक्शन होता है इसके बारे में डिस्कस किया है। फिलहाल बच्चों यहाँ पे वोल्ट मीटर आपका क्या होता है? तो इस तरीके से पैरेलल में कनेक्टेड होता है,
ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें कि हमेशा जो आपका करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, आपका करंट। ठीक है, तो मतलब अगर ये इस तरीके से आएगा तो करंट इस तरीके से आप लोगों का फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी बेटा वोल्टेज और वोल्ट मीटर की। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन किस तरीके का बनता है, क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, या तो आप लोगों से डायरेक्ट पूछ देगा कि जो एसआई यूनिट दे दिया कि वोल्ट, वोल्ट किसकी एसआई यूनिट है, वोल्टेज, करंट या फिर पावर या फिर वर्क, तो आप आराम से बता लेंगे कि भाई वोल्ट जो है वो वोल्टेज का है। ठीक है, इसके बाद सिंबल्स तो हालांकि बहुत रेयरली पूछते हैं, लेकिन आप लोगों को सिंबल्स भी पता होने चाहिए। चलिए इंस्ट्रूमेंट तो वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रूमेंट तो बहुत ही आसानी से बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं कि जो हमारा वोल्टेज होता है उसको नापने वाला यंत्र या इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो वो आपका क्या है, वोल्ट मीटर है। अब इसके आगे आता है क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि वोल्ट मीटर की कनेक्टिविटी कैसी होती है, मतलब किस तरीके से जुड़े होते हैं, पैरेलल में या सीरीज में। ठीक, तो आप क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर हमारा जो होता है वो हमेशा पैरेलल समानांतर में जुड़े होते हैं, जबकि एमीटर जब करंट की बात कर रहे होते हैं तो जो हमारा करंट होता है, एमीटर होता है बच्चे, वो किस में जुड़ा होता है, तो वो आपका श्रेणी या कह लो सीरीज में जुड़ा होता है। ठीक है, बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा हाई होता है और जो एमीटर होता है वहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, निम्न होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। बाकी बच्चों मैंने क्वेश्चन आप लोगों से किया था कि जो रेजिस्टेंस होता है इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट बचा जो हो जाती है ये इस तरीके से, हम इसको ओम कहते हैं। ठीक है, ओ एम, ओम, और इसका डिनोशन इस तरीके से करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आई बात समझ में। ठीक है, बाकी इसके बारे में अच्छे डिस्कशन सब जो है हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ये तो बात होगी बेटा आप लोगों के किसकी, वोल्ट मीटर के। ठीक है, अब हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ, यहाँ से भी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। अब मुझे फटाफट आप लोग बताइए कि क्या ओम्स लॉ के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। ठीक है, अगर मैं ओम्स लॉ की बात करती हूँ तो ओम्स लॉ के बारे में आप लोगों को क्या पता है। ठीक है, और डेफिनेशन क्या होती है, अगर डेफिनेशन नहीं पता है तो आप लोग मुझे इक्वेशन ही बता दीजिए, और इक्वेशन अगर नहीं पता है तो फिर ध्यान से वीडियो को देखें, है ना, मैं तो बताऊंगी ही आप लोगों को। ठीक है, चलिए, और जिनको पता है वो आंसर्स करते रहिए। चलिए बेटा बात करते हैं हम लोग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। चलो भाई, ओम्स लॉ की अगर मैं बच्चे बात करती हूँ आप लोगों से, देखो पहली बात, ओम्स लॉ को समझने के लिए ये आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चे कि जो हमारा ओम्स लॉ होता है ना, उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो सिर्फ करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, करंट, वोल्टेज और आपका रेजिस्टेंस में किस तरीके का रिलेशनशिप है वो कौन डिफाइन करता है, तो ये ओम्स लॉ के थ्रू पता चलता है हम लोगों को। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ बेटा कि एज टेम्परेचर, जब आप लोगों का टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब आगे बात करेंगे तो देखेंगे हमने क्या कहा था कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है बेटा वो क्या करता है आप लोगों का, सिर्फ प्रेशर ऐसा यूनिट है जिस पे कि डिपेंड नहीं करता है और हर चीज़ पे निर्भर करता है। ठीक है, तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, स्थिर है, तब बेटा क्या होता है कि जब हम बात करेंगे कि जो हमारा वोल्टेज होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो आई, वी स्टैंड्स फॉर वोल्ट, वोल्टेज किस, ठीक है, वोल्टेज, और ये हमारा क्या हो गया भाई, करंट। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया हमारा, करंट, धारा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने जब बात करी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्या ये सबको पता है, जो हमारा वोल्टेज, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारी करंट भी बढ़ती है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन और बात करेंगे जब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर के। ठीक है, फिलहाल यहाँ समझिए ओम्स लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो हमारा V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब बेटा ये बताओ, अगर मैं ये कह दूँ कि
I जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो आई थिंक कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम चीज़ ही तो है। अगर मैं ये कहूँ कि करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीनिंग बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ का कहना यही था। ठीक है, ओम्स लॉ ने क्या डिफाइन किया कि जो हमारी करंट होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के। मतलब अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज हमारा जो है बच्चे वो क्या करता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। अगर मैंने इसकी वैल्यू, किसकी, करंट की वैल्यू को कम कर दी तो वोल्टेज भी कम होगी। तो ये तो मैडम आपने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो यही बात तो होती है, और यही ओम्स लॉ ने कहा है। मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो मैंने V को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया I के। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ बेटा, जो ये आप लोगों की ये प्रोपोर्शनल वाली वैल्यू होती है ना, ये जो प्रोपोर्शनल का सिंबल है, क्या इसका कोई वैल्यू होता है, कोई मीनिंग होता है? नहीं, है ना, क्योंकि जो ये प्रोपोर्शनल है, क्या ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू दे सकता है? एग्जैक्ट वैल्यू आपको कब मिलती है? जब कोई चीज़ कांस्टेंट होती है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे प्रोपोर्शनल बोलूँ तो क्या प्रोपोर्शनल का एग्जैक्ट मीनिंग आप कुछ बता सकते हैं कि मैम इसकी क्या वैल्यू हो सकती है? नो, कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर मैं इसके आगे एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल साइन को, चाहे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो चाहे प्रोपोर्शनल साइन, अगर मेरा मन कर रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा कि V जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। ठीक, अब क्या है कि मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू, मतलब एक प्रॉपर वैल्यू चाहिए, तो इस प्रोपोर्शनल को हमेशा हटाना होता है। ठीक, पहली बात तो कैसे, देखो ध्यान से देखो, V प्रोपोर्शनल की साइन हटा दो, इसकी जगह पे क्या लगा दोगे, इक्वल। ठीक, जब आपने इसको हटाया तो भाई इसकी जगह कुछ तो रखोगे ना, है ना। ये हमने कहा कि इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आती है, इसीलिए हम प्रोपोर्शनल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम एक कांस्टेंट वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। तो ओम्स लॉ ने क्या कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करी? अरे भाई ओम्स, देखो ओम्स से क्या पता चल रहा है, जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था तब भी वहाँ पे ओम बताया था कि उसकी यूनिट है। तो ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ ही है तो मतलब हम रेजिस्टेंस की ही तो बात करेंगे ना, वोल्टेज की बात तो करेंगे नहीं। इसीलिए बेटा क्या हुआ कि आप लोगों को अब ये भी नहीं रटना है कि कांस्टेंट वैल्यू क्या, क्योंकि ओम से ही पता चल रहा है कि ओम मतलब रेजिस्टेंस की बात। अब बेटा देखो, ये जो आप लोगों का ये कांस्टेंट वैल्यू होता, ये जो प्रोपोर्शनल है, इसके साइन को हटा के क्या लगा देंगे, R। अब इसके साइन को बेटा हटाया तो यहाँ पे हम लिख देंगे R। आई बात समझ में? और I जो है आपका जो करंट है, इसको एज इट इज रख दो। तो एक ये नई इक्वेशन फॉर्म हो गई, एक ये नई इक्वेशन फॉर्म हो गई। आई बात समझ में बच्चे? एक ये नई इक्वेशन फॉर्म हो गई। एक चीज़ और आप देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि R की वैल्यू इक्वल टू V अपॉन I, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? फटाफट देखिए, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। आई बात समझ में? अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं R की वैल्यू के साथ ये कहूँ R और I का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, तो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनो कि अगर मैं ये कहूँ कि R की वैल्यू बेटा V और I के वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होती है, तो बात सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, तो एक्चुअली में जो ओम्स लॉ डिफाइन हुआ है ना बेटा, वो मेन क्या होता है कि उन्होंने यही चीज़ कही थी कि जो करंट होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। ठीक है, अगर मैं वोल्टेज को I के प्रोपोर्शनल लिख दूँ कोई बात नहीं होती है ना, कांचा इधर से पकड़ो, कांचा उधर से पकड़ो। ठीक है, आई बात समझ में? अब मैंने क्या कहा कि प्रोपोर्शनल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। लेकिन अगर हमें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए तो भाई ठीक है, अगर मैं ओम्स की बात कर रही हूँ तो ओम्स किसकी यूनिट हुआ करती थी, रेजिस्टेंस की। तो मतलब ये तो भाई अपना रेजिस्टेंस ही तो लगाएंगे ना, किसी और को तो आने नहीं देंगे, क्योंकि ओम उनका नाम ही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि V इक्वल टू इस अप्रॉक्स वैल्यू को हटा करके इक्वल लगाया, और एक कॉन्स्टेंट मतलब R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू हम 10, 20, 30 ओम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो इसलिए उसकी एक वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन अप्रॉक्स की वैल्यू कोई नहीं होती है, इसलिए हम वहाँ पे अप्रॉक्स को हमें हटाना ही पड़ेगा। मतलब ये जो प्रोपोर्शनल की वैल्यू है इसको हटाना ही पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे ये, तो एक ये इक्वेशन बन के आ गई। तो यही बेटा क्या कहलाता है आप लोगों का, तो ये कहलाता है हम लोगों का ओम्स लॉ।
ठीक, अब देखो इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आता है बच्चे। तो क्वेश्चन ये आता है आप लोगों से, पहली बात तो डायरेक्ट आप लोगों को जो है कि इक्वेशन दे देगा। इक्वेशन कैसे दे देगा कि अकॉर्डिंग टू, देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन आएंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक, क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा, R is directly proportional to I, B option, V is directly proportional to I, C option, R is inversely proportional to V, या D सपोज करो नॉट दे दिया। अब मुझे बताओ बेटा, जिन लोगों ने भी ओम्स लॉ पढ़ा होगा क्या इसका आंसर नहीं कर पाएंगे? अब जिन लोगों ने इतनी चीज़ें समझ ली, क्या ये क्वेश्चन गलत करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आंसर फटाफट बताइए, मैंने तुरंत समझाया, तुरंत आंसर बताइए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। तो सीधी सी बात बच्चे क्या है कि अगर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँगी बच्चे, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई तो है ही नहीं, ये तो हम वैसे भी जानते हैं, और ओम्स लॉ भी इस चीज़ को नहीं कहते, तो ये भी गलत। अगर मैं ये देखूँ कि वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ हो सकता है, इन्होंने कहा था ओम्स लॉ ने कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, मतलब मेरा आंसर ये सही है। अगर मैं बात करूँगी आर और वोल्टेज में इन्वर्स रिलेशन, नहीं भाई, क्यों? क्योंकि आर और करंट में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो वोल्टेज की हम क्यों बात कर रहे हैं? ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बेटे, अगर ओम्स लॉ से क्वेश्चन आता है तो। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि पढ़ना तो चीज़ें बहुत आसान है बच्चे, लेकिन बच्चे गलत क्या करते हैं एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द टाइम उनसे मिस्टेक ये होती है बच्चे कि ये लोग की जो रिलेशन होता है ना, इसी को भूल जाते हैं। अगर आप रिविजन नहीं करोगे तो वी और आई में रिलेशन था, अब वहाँ पे क्या होगा, आप बिना पढ़े चले जाओगे और ये चारों के चारों तीनों इक्वेशंस आप लोगों को क्या है, एक जैसी ही लगेंगे, और अक्कड़ बक्कड़ करके ABCD करके आप आंसर गलत करके आओगे। तो ये नहीं करना है, ये इसलिए नहीं करना है क्योंकि बेटा मैंने आप लोगों को एक तरीके से याद कराने के तरीके से थॉरली इस चीज़ को बताया है कि पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि करंट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आप लोगों के वोल्टेज से। ठीक है, इसके बाद वोल्टेज को मैं करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। आगे ये चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी। जब ओम्स की बात कर रहे हैं तो मतलब वहाँ पे आर कांस्टेंट है, दैट्स इट। इतनी ही बात बेटा हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ जो है आप लोगों के ओम्स लॉ में। यहाँ पे इसको ध्यान रखो कि आर जो है ये प्रतिरोध है आप लोगों का, ठीक है, प्रतिरोध या फिर कह लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है। आगे बात समझ में बेटा? आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, सारे टर्म्स आप लोगों को क्लियर होंगे। ये आपकी धारा है, करंट है, ठीक है, ये आपका वोल्टेज है, ठीक, ये ठीक है। अब ये सारी चीज़ें बेटा क्या हो गई आप लोगों की, ओम्स लॉ हो गई हैं। सिर्फ इतना ही ओम्स लॉ को जानने की आपको ज़रूरत है अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चंस के अलावा बेटा और कुछ भी नहीं आता है। बहुत अगर आ गया तो ये पूछ लेगा कि आर और आई में रिलेशनशिप इन्वर्स है, करंट बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने कल के बात करी थी कि करंट को रोकने के लिए ही, करंट पे काबू पाने के लिए ही हम लोग रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सारी कहानी हो गई बेटा आप लोगों के वोल्टेज और जो है कि ओम्स लॉ की। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम लोग बच्चे बात करेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है। जिन लोगों को भी पता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं और क्या पढ़े हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चे आप लोगों का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सॉलिड टॉपिक है बेटा, और बहुत ही मैं आप लोगों को, देखिए फिजिक्स में मैं आप लोगों को सिर्फ उतनी ही बातें कर रही हूँ जिस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है बच्चे, देखो हर चीज़ को अगर डीप में डिस्कशन करने चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उस चीज़ को पढ़ेंगे ही नहीं जो चीज़ कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों को पढ़ना भी चाहिए, राइट। आगे बात समझ में? चलिए अब बच्चे हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और क्या होता है ट्रांसफार्मर। चलो भाई फटाफट बताइए
कि आप लोगों को ट्रांसफार्मर के बारे में क्या पता है। देखो बच्चे, ज़्यादातर लोगों को ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन पता नहीं होगी, कुछ लोगों को पता होगी तो आधी अधूरी पता होगी। अब मैं जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो है ट्रांसफार्मर को, सिर्फ आप उसी तरीके से पढ़िए जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रही हूँ। देखो भाई, जब हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं ना बेटा, तो हम सब लोगों को पता है कि वोल्टेज को घटाने, ठीक है, क्या होता है ट्रांसफार्मर किस लिए यूज होता है, वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने, दोनों काम, ठीक है, बढ़ाने के लिए। ठीक, आ गई बात समझ में बेटा। क्या होता है कि हमारा ट्रांसफार्मर का जो इस्तेमाल होता है ना बेटा, करंट या रेजिस्टेंस के लिए नहीं होता है। अगर कोई ये कहता है कि करंट को बढ़ाने या करंट को कम करने के लिए, तो वो महामूर्ख है, वो एकदम गलत बोल रहा है। ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होता है बेटा, वोल्टेज को कम करने या वोल्टेज को ज़्यादा करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, पहली बात। दूसरा कंसेप्ट आप याद रखो बच्चे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा तभी मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जब भी आप पढ़िए कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। कंसेप्ट क्लियर करने का मतलब क्या होता है बेटा, बिना चेंज किए किसमें, फ्रीक्वेंसी और पावर। ठीक है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति और पावर, मतलब शक्ति में चेंज किए बिना, ठीक है, चेंज किए बिना। आई बात समझ में बच्चे। मतलब ये कह लो कि वोल्टेज में वो वोल्टेज को अप या डाउन तो करता है, वोल्टेज को घटाता भी है, वोल्टेज को भी बढ़ाता भी है, लेकिन शर्त क्या है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी, जो उसकी आवृत्ति है, या फिर हम कह लेते हैं शक्ति, उसके पावर में कोई भी चेंज नहीं होता है। ये है बेटा कंसेप्ट। क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से बनता है कि आधा अधूरे नॉलेज वाले बच्चों को क्या पता है कि वोल्टेज को कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आप लोगों को ये दे ही नहीं कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज पे क्या काम करता है, अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले कि जो ट्रांसफार्मर है इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या रहती है, घटती है, बढ़ती है, कांस्टेंट रहती है, या फिर नन ऑफ दिस, ठीक, तो आप क्या कहेंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है या पावर, ये दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं बेटा, तो ये दोनों वैल्यूज़ आप लोगों की क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, मतलब नहीं बदलती हैं। क्लियर हो गई। तो ये पूरी डेफिनेशन, ये पूरी चीज़ को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली बात कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, वोल्टेज को घटाने या वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, आई बात समझ में। दूसरी, फ्रीक्वेंसी और उसके पावर या उसकी शक्ति और आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं करता है, ठीक है, चेंज किए बिना। इज दैट क्लियर। ये तो बात होगी बेटा थोड़ी सी डेफिनेशन की, ठीक है। अब हम बात करेंगे उपचयन और अपचयन, मतलब स्टेप अप और स्टेप डाउन की बात करते हैं। चलिए देखो बच्चे, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये तो आपको दो वर्ड अपने नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि क्या इन दोनों का मतलब है। अगर हम बात करते हैं बेटा स्टेप अप, ठीक, स्टेप डाउन, ठीक, स्टेप अप स्टेप डाउन, मतलब कि उपचयन अपचयन। हिंदी वाले लिखो उपचयन, ठीक है, अपचयन, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो अब देखो भाई, जो स्टेप अप का मतलब क्या होता है बेटा कि वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज को बढ़ाना, आई बात समझ में, वोल्टेज को बढ़ाना। जब हम स्टेप डाउन की बात करते हैं तो वोल्टेज कम करने की बात करते हैं, वोल्टेज कम करने की बात करते हैं, कम करने, ठीक है, या फिर इसको लिख लो बस ऐसे सिंपली, कम करना, वोल्टेज कम करना, ठीक है।
आगे बस समझ में, ठीक। मतलब हमें अगर वोल्टेज बढ़ाना होगा तो उसको हम कहेंगे कि हमने स्टेप अप कहा, मतलब उपचयन की बात करी है। अगर हमने स्टेप डाउन कर दिया मतलब हमने वोल्टेज को डाउन कर दिया। और ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन ही तो हम लोगों ने यही पढ़ी कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका काम ही क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाना या फिर वोल्टेज को कम करना। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम जब बढ़ते हैं बच्चे तो एक चीज़ आप देखिए कि क्या होता है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ही हो जाता है कि यहाँ पे क्या होता है बच्चे, प्राइमरी कॉइल्स बने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे प्राइमरी कॉइल्स बने होते हैं। ठीक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, आगे बात समझ में, ये क्या होता है आप लोगों का N1 E1, ये फ्लक्स जनरेट होता है N2 E2। मतलब ये क्या होता है बेटा आपकी प्राइमरी कॉइल, इधर प्राइमरी कॉइल, इधर सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ये प्राथमिक आप लोगों का होता है, प्राथमिक, और ये द्वितीयक। ठीक है बेटा, ये द्वितीयक होता है। देखो अब इसका क्या है, देखो भाई ये बेटा ट्रांसफार्मर का काफ़ी लंबा चौड़ा और बहुत बड़ा डिस्कशन है इसके कंसेप्ट को समझने के लिए। लेकिन बेटा आप लोगों को मैंने क्या बताया कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जहाँ से आते हैं हम सिर्फ वहीं की बात करेंगे, एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि एकेडमिक की क्लास जब मैं फिज़िक्स की लूँगी तो उसमें थॉरली पूरे वर्किंग के साथ भी हम उसमें बात करेंगे। तो जिन लोगों को बहुत थॉरली और एकदम बिल्कुल डीप में पढ़ना है फिज़िक्स तो वो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो लेक्चर्स भी मेरे देख सकते हैं। यहाँ से मैं शॉर्ट में इतनी बातें कर रही हूँ बच्चे कि जो आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में आप लोगों के इम्पॉर्टेंट है, और किसी भी टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चन बनता है सिर्फ उतनी ही बातें कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं, ताकि टाइम कम लगे और चीज़ें हम लोग ज़्यादा समझ लें जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, ये प्राइमरी कॉइल, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल। अब कंसेप्ट देखो बच्चे क्या होता है, एक चीज़ देखो, इधर कॉइल थोड़ी कम दिख रही होगी, यहाँ पे कॉइल आप लोग देखोगे तो बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे क्या होता है कि जब हम स्टेप अप की बात करते हैं, ठीक है, मतलब स्टेप अप का मतलब क्या हो गया कि हम वोल्टेज को बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम वोल्टेज को बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं बच्चे, उस केस में क्या होता है कि जो हमारे पॉइंट, जो प्राइमरी, मतलब जो ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है ना, इसके जो टर्न्स मतलब ये वाले, एक्चुअली क्या होता है बेटा कि जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड को हम पास करते हैं तो यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, फ्लक्स जनरेट होने की वजह से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक क्या हो जाता है, पूरा फ्लक्स जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेसिंग, ये बहुत सारी डीप वर्किंग है जो है ट्रांसफार्मर की। तो जब अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग एकेडमिक वाली क्लास भी मेरी देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे जब हम बात करते हैं बच्चे कि जो ये प्राइमरी वाइंडिंग्स होती है, आप देखोगे कि यहाँ पे कम है, लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है वो ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि जो स्टेप अप है, मतलब वोल्टेज को बढ़ाने के केस में बेटा क्या होता है कि जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग्स होती है ना, या फिर कह लो कि जो प्राइमरी कॉइल्स होती हैं, ठीक है, तो इसके केस में क्या होता है बेटा कि जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग्स होती है ना, वो क्या हो जाती हैं, ज़्यादा होती हैं। इसको इस तरीके से लिखिए आप लोग, देखो यहाँ पे जो आप लोगों का स्टेप अप होता है ना बेटा, इसके केस में क्या हो जाता है कि जो प्राइमरी हमारा वाइंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग्स वो क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग कम होती है। ठीक है, इसको इस तरीके से नोट कर लीजिए कि जो हमारा P1 N1 होता है, मतलब इसकी वाइंडिंग्स जो होती है प्राइमरी, ये ज़्यादा होती है P2 या फिर कह लो कि N2 के केस में। ठीक है, मतलब बेटा क्या हो जाता है कि जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग्स होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से ज़्यादा, मतलब देखो यहाँ पर डेफिनेशन में आप लोगों को जो ये वाइंडिंग्स दिख रही होंगी ना इस तरीके की, इधर कम है,
जबकि सेकेंडरी में ज़्यादा है। वहीं सेम अगर बेटा हम स्टेप डाउन की बात करते हैं तो इसके केस में देखो क्या होता है, इसके केस में सेम वही चीज़ हो जाती है, बट यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग्स होती हैं ना बेटा ये ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं वो आपकी कम होती हैं। आई बात समझ में? N1 N2 P2, ठीक ठीक। इसके केस में क्या हो जाता है बेटा कि जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग्स होती हैं ना, प्राइमरी वाइंडिंग्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। किसकी ज़्यादा होती हैं? सेकेंडरी की, ठीक है। इसके केस में क्या होता है बेटा कि सेकेंडरी वाइंडिंग्स की जो होती हैं ये क्या होती हैं आप लोगों की, ज़्यादा होती हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में बेटे? देखो जब हम स्टेप डाउन और स्टेप अप की बात करते हैं ना बेटा, तो इस केस में क्या हो जाता है आप लोगों का, ठीक है, तो इस केस में आप लोगों का क्या हो जाता है ना बच्चे कि जो क्वेश्चंस बनते हैं ना ट्रांसफार्मर के, पहली बात कि ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन पूछा जाता है। तो ट्रांसफार्मर की जो डेफिनेशन होती है आप लोगों की वो क्या होती है, वोल्टेज को बढ़ाना या वोल्टेज को घटा देना, ठीक है। बढ़ाने को क्या कहते हैं हम लोग, वोल्टेज को स्टेप अप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप अप कहते हैं, ठीक है, उपचयन कहते हैं। वहीं अगर बात करें स्टेप डाउन का तो अपचयन कहते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? दूसरी बात बच्चे क्या होता है ये कंसेप्ट, दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आता है कि जब हम स्टेप अप करते हैं तो स्टेप अप में प्राइमरी वाइंडिंग्स ज़्यादा होती हैं या सेकेंडरी वाइंडिंग्स ज़्यादा होती हैं, ये भी मैंने आप लोगों को करवा दिया। इससे ज़्यादा बेटा, इससे एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आप लोगों से ट्रांसफार्मर से नहीं पूछा जाता है, ना इसके वर्किंग से आप लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी डिटेल डिस्कशन एकेडमिक वाली क्लास जब फिजिक्स की लूँगी तो उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, जिसको भी इंटरेस्ट है वो वहाँ पे पढ़ सकता है। हालांकि यहाँ पे जो था बच्चे ये मैंने आप लोगों को थोड़ा ही बताया है जितना कि आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर कंसेप्ट से, ट्रांसफार्मर टॉपिक से। आगे बात समझ में बच्चे, तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और जो बच्चे कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे जैसे बल्ब के बारे में, वायर के बारे में, थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में बनते हैं उसके बारे में बच्चे डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मतलब अगला लेक्चर भी आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी से ही होगा, मे बी वो लास्ट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर हो जिसमें आप लोगों के वायर और इन सब के बारे में हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस अक्सर बन जाते हैं एग्ज़ाम में, ताकि कोई भी पॉइंट नहीं छूटे आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, वो बात करेंगे। तो आज के क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे। मिलेंगे बच्चे हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें कि और सारे डिस्कशंस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिविज़न करते रहिए और किसी को कहीं पर भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख करके भेजिए, आंसर्स आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।